हेलो एस्पायरेंट्स, 22 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 15 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा अ राइट। तो ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हो रही है और एक केस है राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड, बट ये केस है व्हाट्सएप रिलेटेड केस, जिसके बारे में पहले भी मैंने मेंशन किया था। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे राइट टू प्राइवेसी का केस, जो 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग कर रही है। लेकिन ये केस अलग है, ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये केस है। ये व्हाट्सएप का केस है जो अपील में आया है यहाँ पे, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये केस था तो उन्होंने रूलिंग दी थी कि आप व्हाट्सएप फ्री सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर आपको उनकी पॉलिसी से एक्सेप्टेबल नहीं है आपको, तो आप उसमें से अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। और हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को ये वार्निंग दी थी कि अगर कोई यूजर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है तो वो एंश्योर करेंगे कि उनका सारा इंफॉर्मेशन खुद भी अपनी डेटाबेस से वो डिलीट करे और वो शेयर ना करे। तो ये रूलिंग था। तो ये एक्चुअली 2016 में जो व्हाट्सएप ने डील की थी विथ फेसबुक, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इन दोनों के बीच में, उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ने यहाँ पे पिटीशन फाइल किया था जुडिशरी में कि ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कैसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऑन राइट टू प्राइवेसी उठाया गया था और इसके ऊपर हाई कोर्ट की रूलिंग पे सुप्रीम कोर्ट में अपील आया है और 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये हियरिंग कर रही है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि पर्सनल डेटा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस डिग्निटी एंड लाइफ। तो ये आपका पर्सनल डेटा है, आपकी लाइफ का पार्ट है और इसको प्रोटेक्ट करना मतलब राइट टू लाइफ अपहोल्ड करना है। तो दिस अगर इसको वायलेट करता है मतलब राइट टू लाइफ वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 21। तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यहाँ कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना रही है जिससे लोगों का पर्सनल डेटा ऑनलाइन लीक ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक पूरा रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। तो ये कहा गया। अब ये जो व्यू पॉइंट है, दिस इज कम्प्लीटली अपोजिट टू जो व्यू पॉइंट गवर्नमेंट ने लिया है बिफोर द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये हियरिंग कर रही है कि क्या राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 या नहीं, और उसके ऊपर फिर आधार के ऊपर रूलिंग की जाएगी। तो ये केस में पूरा अलग ही स्टैंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, तो ये अब सामने आया है। तो ये डिटेल्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है ऑडिट स्लैम्स रेलवेज ऑन फूड क्वालिटी। तो एक्चुअली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने फूड क्वालिटी के ऊपर ऑडिट किया रेलवेज में, और यहाँ पे पता चला है कि अनपैलेटेबल फूड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, उस फूड को यहाँ सर्व किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि नल का पानी यूज किया जाता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, खाना बनाने के लिए। उस अनप्रोटेक्टेड फूड रखा जाता है, मतलब कि इंसेक्ट्स है, रैट्स है, कॉकरोचेस है जो रेंज में पाए जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए फूड को कवर करके भी नहीं रखा जाता है। रिसाइकल्ड फूड यूज किया जाता है जिसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई है, वैसे पैकेज्ड फूड्स, बॉटल आइटम्स यूज किए जा रहे हैं। ये सारा सब कुछ इंस्पेक्शन में सामने आया है। तो ये सारा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सामने लाया है। इवन उन्होंने कहा है सिर्फ क्वालिटी ऑफ फूड बेकार है, प्लस इवन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि वो जब फूड देते हैं, केटरिंग सर्विसेज की जाती है रेलवेज में, तो वो कोई बिल नहीं देते कस्टमर्स को। इवन प्रिंटेड मेनू कार्ड कैरी नहीं करते कि कितना प्राइसेस है, टैरिफ है, उसका कोई कार्ड नहीं है। और इवन फूड जो प्रिस्क्राइब क्वांटिटी है उससे कम सेल किया जाता है और उससे ज्यादा भाव में सेल किया जाता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेल किया जाता है, जो अप्रूव नहीं है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी सामने आई है। इवन रेलवे स्टेशन पे जो चीजें बेची जाती है वो एमआरपी से ज्यादा में बेची जाती है। एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया लेस का, कि लेस जो वेफर चिप्स है उनका पैकेट अगर आप बाहर खरीदोगे तो 30 ग्राम का पैकेट 10 रुपए का होता है, और रेलवे स्टेशन पे ये एक नीलम फूड प्लाजा का भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि 29.5 ग्राम का पैकेट है, मतलब वेट भी कम होगा और प्राइस 18 रुपीज है। तो ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी इन्होंने सामने बताया कि वेट भी कम होता है, ओवर प्राइस्ड होते। तो ये सब सामने आया है। तो ये डिटेल्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है 6 प्राइवेट टेलकोस शॉर्ट चेंज्ड गवर्नमेंट। तो ये फिर से कैग रिपोर्ट है। तो कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सारे अकाउंट्स का ऑडिट करती है।
कि जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो कंपनीज अपने अकाउंट्स बनाती है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत अकाउंट्स नहीं दिखाया गया, उनका ऑडिटिंग किया जाता है बेसिकली। तो ये ऑडिटिंग इनका फंक्शन है। तो यहाँ पे वो थोड़े सेट सेक्टर्स यूज पिकअप करते हैं हर साल के लिए, और उन सेक्टर्स पे कंप्लीट डिटेल ऑडिट की जाती है, और ये ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जहाँ पे ये डिटेल में टैग रिपोर्ट स्टडी की जाती है, उनका रिपोर्ट आता है, और फिर पार्लियामेंट में भी इस पे डिबेट्स होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ऑडिटिंग का फंक्शन करती है गवर्नमेंट का ऊपर, एक रेगुलेशन इनका भी होता है। तो ये यहाँ पे जो रिपोर्ट लाई है सामने, तो इसके अंदर इन्होंने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जो है, 6 प्रोमिनेंट प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के बारे में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना रेवेन्यूज कम बताया है, अंडरस्टेट किया है बाय ओवर 61,000 करोड़ पिछले 5 सालों में, 2010-11 से 2014-15 तक। तो इसकी वजह से अगर उन्होंने रेवेन्यूज कम बताएंगे, तो जो फीस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करनी होती है, वो भी कम पे की गई है। तो एक लाइसेंस फी होती है जो पे करनी होती है, और एक स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, क्योंकि कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम अलोकेट किया जाता है, तो वो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस और लाइसेंस दिया जाता है ऑपरेशन के लिए, तो एक लाइसेंस फी होती है। दोनों एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कंपनीज को पे करना होता है, टेलीकॉम कंपनीज को। तो इन्होंने क्योंकि रेवेन्यू कम बताया है, तो फिर गवर्नमेंट को पेमेंट भी कम गया है, और इतना रेवेन्यू इन्होंने कम बताया है। तो अगर ये रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप लाइसेंस या स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस का कैलकुलेशन करो, तो गवर्नमेंट को 7,697.62 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये कैग रिपोर्ट में सामने आया है। प्लस वो कह रहे क्योंकि इतने सालों में नुकसान हुआ है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके ऊपर इंटरेस्ट ड्यूज भी उन्होंने कैलकुलेट किए। तो इंटरेस्ट ड्यूज होते हैं 4,531.62 करोड़। तो टोटल 12,220 करोड़ का गवर्नमेंट को यहाँ पे नुकसान हुआ है, ये वो सामने ला रहे। 5 मेजर कंपनीज है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस और एयरसेल, और इवन छठी है सिस्टेमा श्याम टेली सर्विसेज। तो इन्होंने ये मतलब रेवेन्यू कैलकुलेशन है, ग्रॉस रेवेन्यू और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये कैलकुलेशन चाहिए होता है परसेंटेज निकालने के लिए लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस का। तो इसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने रिस्पॉन्ड किया है कि एक्चुअली डिस्प्यूट चल रहा है ऑन द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स। तो ये डेफिनेशन दोनों का अलग व्यू पॉइंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का और एक टेलीकॉम कंपनीज का। तो इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, पिटिशन लिटिगेशन चल रहा है, मतलब केस चल रहा है, और ये केस पेंडिंग है 2002-3 से ये केस चल रहा है, जब ये ऑपरेटर्स ने इसको डेफिनेशन को चैलेंज किया था। तो वो पेंडिंग है लिटिगेशन, अभी तक वो लिटिगेशन मतलब केस चल रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अपने रिस्पॉन्स में जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये हुआ है। लेकिन कैग ने और हाईलाइट किया है कि ना कि सिर्फ इन्होंने रेवेन्यूज कम बताया है, क्योंकि उन्होंने अलग से डिफाइन किया है, उनका डेफिनेशन के हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कैग कह रही है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करना होता है, तो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। तो ये ऑडिटर जो है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, उन्होंने भी हमेशा सर्टिफाई किया कि जो अकाउंट्स कंपनीज ने प्रिपेयर किए हैं वो लाइसेंस अग्रीमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को डिस्प्यूट है, उनका व्यू पॉइंट अलग है, तो ये सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाता है? तो ये भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है। तो ये भी सारे जो ड्यूज है हर एक कंपनी से, वो भी यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया गया विथ इंटरेस्ट। और अगला न्यूज आइटम है, रिलायंस जियो अनवील्स लो कॉस्ट फीचर फोन। तो रिलायंस जियो ने नया फोन लॉन्च किया है, जियो फोन। तो ये 0 चार्ज है, आप फ्री में फोन ले सकते हैं। एक रिफंडेबल डिपॉजिट पे करनी होगी 1,500 रुपीज की, जो आपको वापस दी जाएगी 3 साल बाद, अगर आपको ये सर्विस रिटर्न करनी होगी तो ये है। फ्री वॉइस कॉल्स मिलेंगे, अनलिमिटेड डेटा एक्सेस मिलेगा एट हाई स्पीड 4G नेटवर्क। तो ये सब मिलेगा फॉर अ मिनिमल अमाउंट ऑफ 150 रुपीज अ मंथ। तो ये अनाउंस किया गया है। तो इवन बाकी ऑपरेटर्स पे आप 2G डेटा रेट्स भी देखोगे तो आपका एक महीने में 4,000-5,000 बिल आ जाएगा। तो ये क्लेम किया जा रहा है मिस्टर मुकेश अंबानी से, उन्होंने ये लॉन्च किया। फिर अगला न्यूज आइटम है, फ्लो प्राइस फॉर वॉइस डेटा नॉट वर्केबल सेज ट्राई। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक मीटिंग की थी, वर्कशॉप किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में कंसेंसस आया है, मतलब सारे जो इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स है, मतलब मेजर टेलीकॉम कंपनीज है, उन्होंने अग्री किया है कि फ्लोर प्राइस नहीं रखना चाहिए वॉइस और डेटा सर्विसेज के लिए।
तो फ्लोर प्राइस का एक्चुअली डिमांड किया गया था, थोड़ी ऑपरेटर्स ने ये डिमांड ट्राई के सामने रखा था कि फ्लोर प्राइस हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि थोड़ी कंपनीज इतने कम प्राइस पे वॉइस कॉलिंग और डेटा सर्विसेज दे रहे हैं, तो जितना कॉस्ट होता है उससे भी कम में वो टैरिफ्स रख रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक फ्लोर प्राइस होनी चाहिए, मतलब कम से कम इतना तो वॉइस सर्विसेज के लिए चार्ज करना चाहिए, इतना डेटा सर्विसेज के लिए चार्ज करना चाहिए। तो ये एक्चुअली डिमांड किया गया था, लेकिन अब ट्राई कह रही है कि कंसेंसस आ गया, मतलब सारों ने अग्री किया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कि फ्लोर प्राइस नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अ वर्केबल आइडिया। तो ये वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ फोरबेरेंस हो फॉलो किया जा रहा है पिछले 14 सालों से टेलीकॉम सेक्टर में, वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ फॉरबेरेंस होता है कि ऑपरेटर्स खुद अपना टैरिफ डिसाइड करें, मार्केट में कंपटीशन इनफ है कि टैरिफ्स लो फिक्स किए जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फॉरबेरेंस होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि इसको ही कंटिन्यू किया जाएगा। और फिर ट्राई ने ये भी कहा है कि 5G, ट्राई चेयरमैन ने कहा है कि 5G सर्विसेज भी सून लॉन्च की जाएगी, इसके ऊपर कंसल्टेशन पेपर हम ऑलमोस्ट रेडी है और ये भी अनाउंस किया जाए। तो ये है। तो अब ट्राई और डीओटी दो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आई है। ट्राई इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर टेलीकॉम सेक्टर, और ये रिकमेंडेशंस भी देते हैं इनको टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, जैसे ओवर चार्जिंग वगैरह हो रहा है या जो कॉल ड्रॉप्स होते हैं वगैरह, उसके ऊपर ट्राई ने कई बार रूलिंग्स दी है, मतलब अपना व्यू पॉइंट्स दिए, ऑर्डर्स पास किए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है, तो वो उनके अंदर टेलीकॉम कमीशन भी होता है। तो टेलीकॉम कमीशन के चेयरमैन भी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम होता है टेलीकॉम मिनिस्ट्री के। तो इसलिए वो मिनिस्ट्री रिलेटेड सेक्रेटरी लेवल बॉडी होती है, जो वो ज्यादा पावरफुल होती है। दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेटरी बॉडी, वो एग्जीक्यूटिव विंग में ही आता है। और ये दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट इट इज नोन टू बी विदाउट टीथ, मतलब उनके पास ज्यादा पावर्स नहीं है। फिर ये है रिगार्डिंग ऑल द सर्विसेज 1G से लेके 5G तक। तो 1G था जो, वो तो एनालॉग सर्विसेज था, जो फोन कॉलिंग नॉर्मल होता था। 2G जब आया तो वॉइस कॉलिंग भी हो सकता था। तो ये वॉइस कॉलिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई GSM CDMA से, वो 2G सर्विसेज लॉन्च किए गए। उसके बाद 3G सर्विसेज, मतलब हाई स्पीड पे प्लस वीडियो कॉलिंग भी पॉसिबल था। 4G पे और स्पीड हमने इंक्रीज किए, और अब 5G जो लॉन्च किया जाएगा, दिस विल बी मच मोर फास्टर देन 4G ऑल्सो। और इसके अंदर इंटरकनेक्टिविटी भी हो सकेगी बिटवीन वेरियस डिवाइसेस। तो आपस में कनेक्टिविटी जो होती है, उसकी वजह से काफी सारे इधर बिजनेसेस में, इवन ड्राइवरलेस ड्राइविंग वगैरह भी काफी पॉसिबल है। इससे सेफ स्मार्ट ड्राइविंग पॉसिबल है। इवन स्मार्ट ग्रिड्स के सारे जो नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड हो, ताकि इवन सिक्योरिटी रिलेटेड, पावर सिस्टम रिलेटेड हम स्मार्ट ग्रिड्स डेवलप कर सकते हैं बेस्ड ऑन रेगुलर इनपुट्स, यहाँ पे मशीनरी वगैरह फंक्शन करे। इवन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है, इवन हेल्थ इंडिकेटर्स है, वो रेगुलरली मॉनिटर किए जाए, ताकि ये भी इनपुट्स आप यूज कर सके, मतलब टाइमली अलर्ट्स वगैरह आ सके। तो ये सारा सर्विसेज जो है ये 5G के थ्रू पॉसिबल होगा, और हाई स्पीड डेटा होगा, विच विल बी वेरी मच हायर स्पीड देन 4G। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है मेजर डेफिशिएंसीज इन आर्मीज एम्यूनिशन रिजर्व्स। तो ये भी कैग रिपोर्ट है। तो ये एक्चुअली एक फॉलो अप ऑडिट है, मतलब कैग ने ऑलरेडी आर्मी में ऑडिट किया था, उनकी 2015 की रिपोर्ट है, एम्यूनेशन मैनेजमेंट इन आर्मी। तो मतलब इसमें उन्होंने वॉर वेस्टेज रिजर्व जो होता है आर्मी का, उसके ऊपर उन्होंने ऑडिट में डिटेल्स निकाले थे। तो यहाँ पे वो पता चला था कि वॉर वेस्टेज रिजर्व जो है, इतना एम्यूनेशन भी आर्मी के पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। तो वॉर वेस्टेज रिजर्व होता क्या है कि अगर वॉर हुई तो जो भी आर्म्स है, उनके लिए एम्यूनेशन जो चाहिए, गोला बारूद चाहिएगा, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए कि थोड़े दिनों तक, जब तक ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे, तब तक आपके पास उतना रिजर्व हो। तो वॉर वेस्टेज रिजर्व होता है ये। तो ये इंडिया में जो एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, वो है कि वॉर वेस्टेज रिजर्व 40 डेज के लिए होना चाहिए। लेकिन आर्मी का प्रेजेंट स्टेटस ये था 2015 में कि हाफ भी नहीं था, मतलब 20 दिनों के लिए भी रिजर्व नहीं था। तो उतना टाइम भी चले, उतना रिजर्व भी उन्होंने नहीं बनाया था, एक्यूमुलेट किया था। तो इसीलिए कैग ने तब रिपोर्ट पूरा दिया था, एडवर्स रिपोर्ट। और अब उन्होंने 2017 में जो ये रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा ये फॉलो अप ऑडिट किया गया इस पे। तो ये पाया गया कि जो पिछले 3 सालों का वो तब का रिपोर्ट था, तो ये 2013 से 2016-17 का जो हमने फिर से अब नया ऑडिट किया है, तो इस टाइम फ्रेम में भी, क्योंकि ये जो
2013 तक का ये ऑडिट किया गया था। तो ये 2013 के बाद का अब जो हमने 16-17 तक भी ऑडिट किया है, 3 साल होने के बावजूद भी अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है WWR एम्यूनिशन के क्वांटिटी में ना क्वालिटी में। तो अवेलेबिलिटी भी नहीं है और क्वालिटी भी नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है पब्लिक सेक्टर में, तो ये प्रोवाइड करती है एम्यूनिशन। तो इन्होंने इवन जो अवेलेबिलिटी मतलब क्वांटिटी भी नहीं दी है और क्वालिटी भी नहीं दी है। तो वो कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने बाकी और जगहों से भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड छोड़ के और जगहों से भी उन्होंने अक्वायर करना प्रोक्योर करना शुरू किया है, लेकिन अब तक कुछ प्रोक्योर नहीं किया गया है, सब पेंडिंग है एज ऑफ जैन 2017। तो ये कैग की रिपोर्ट है। तो ये वेस्टेज वॉर रिजर्व जो है वही था, ये पुराना वो टाइम का जो डिटेल्स है कि वॉर वेस्टेज रिजर्व होना चाहिए 40 डेज ऑफ इंटेंस फाइटिंग के लिए। तो ये तब के आर्मी चीफ ने कहा था कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए बाय 2015। हम 50% मतलब 20 डेज के वॉर वेस्टेज रिजर्व तक पहुंचे, इतना तो अक्यूमुलेट करें। उसके बाद हम 2019 तक कंप्लीट 40 डेज के लिए भी ट्राई करेंगे कि अपना वॉर वेस्टेज रिजर्व हम बनाए। तो इसके लिए ऑफकोर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जरूरत है। गवर्नमेंट को 19,250 करोड़ उन्होंने कहा था तब कि ये उनको स्पेंड करना होगा। तो यही दो फेजेस में 50% एंड देन 100%, मतलब 20 डेज के लिए फिर 40 डेज के लिए उन्होंने यहाँ पे ये डेडलाइंस बनाई थी 2015 और 19 की। तो वही है, ओवरऑल कॉस्ट काफी ज्यादा है पर अब तक कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हुए। फिर अगला न्यूज आइटम है फेक चाइनीज स्पेयर्स सोल्ड टू आर्मी फॉर बोफोर्स गन। तो ये एक शॉकिंग रेवलेशन सामने आया और सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है रिगार्डिंग दिस कंपनी सिद्ध सेल्स सिंडिकेट के अगेंस्ट। तो इनको एक्चुअली 2013 में इन्होंने बिडिंग विन किया था, टेंडर फ्लोट किया गया था बेरिंग्स के लिए जो धनुष गन्स के लिए चाहिए थी। धनुष गन जो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिजीनियसली, इसको इंडिजिनाइज्ड बोफोर्स कहा जाता है। तो ये जो धनुष गन्स डेवलप किए जा रहे थे, तो इसको डेवलप करने के लिए जो बेरिंग्स चाहिए थी उसके लिए जो टेंडर फ्लोट किया गया था वो सिद्ध सेल्स को अवार्ड किया गया था। और इन्होंने जो बेरिंग्स सबमिट की, जो उन्होंने प्रोवाइड की, उसके ऊपर मेड इन जर्मनी का टैग लगा है और ये एक्चुअली चाइना मेड पार्ट्स है। तो ये चाइना से उन्होंने चाइनीज कंपनी से प्रोक्योर किए थे और जर्मन फर्म का नया नाम देके वो बेच रहे थे। सीबीआई की इंक्वायरी में पता चला कि जर्मन फर्म जिनका नाम लिया गया था वो ये पार्ट्स बनाते ही नहीं है। तो ये पूरा केस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और फॉर्जरी का केस रजिस्टर किया गया इनके अगेंस्ट। तो ये मतलब आर्मी में जो धनुष गन्स जिनका एक्चुअली ट्रायल्स हुआ है और ट्रायल्स में काफी डेफिशिएंसी सामने आई है, उसके ऊपर एक क्रिटिकल कंपोनेंट में ये फॉर्जरी की गई है, वो अब सामने आया है। तो ये बोफोर्स गन्स जो थे ये स्वीडिश गन्स थी जिनको प्रोक्योर करने के लिए बोफोर्स स्कैंडल प्रोमिनेंट है मिड 1980s में हुआ था ड्यूरिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट के। ये बोफोर्स गन्स डील करने के लिए काफी सारा किकबैक करप्शन हुआ था, मनी पे किया गया था। तो उस वजह से ये स्कैंडल के बाद हमने हावित्जर गन्स प्रोक्योर ही नहीं किए किसी से भी। एक जो अब डील हुई है फाइनली, हमने ये भी न्यूज में डिस्कस की थी, M777 गन्स के लिए जो हमने यूएस से प्रोक्योर की। तो उसके बाद हमने ये इंडिजीनियस बोफोर्स बनाने की भी कोशिश की, वो है धनुष, जिसको नाम दिया गया है धनुष। तो बोफोर्स गन्स एक्चुअली हमने जो प्रोक्योर की वो काफी हमको फायदेमंद रही, क्योंकि कारगिल वॉर में ये एक प्रोमिनेंट गन्स थी जिनकी यूज की वजह से हम वो वॉर जीत भी पाए। तो बोफोर्स गन्स हालांकि स्कैंडल के लिए नामचीन है, पर इसके अलावा उन्होंने कारगिल में भी काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। तो ये डिटेल्स दी गई है। ये M777 हावित्जर जो है हम यूएस से प्रोक्योर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है और पहली 2 हावित्जर गन्स M777 ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। और ये धनुष और बोफोर्स का कंपैरिजन किया गया है। तो धनुष है 45 कैलिबर गन, बोफोर्स 39 कैलिबर की गन थी। इसका रेंज 29 किलोमीटर था, धनुष का ज्यादा रेंज है 38 किलोमीटर। तो ये एडवांस्ड बोफोर्स है, लेकिन मतलब ये ऑन टेबल स्पेसिफिकेशंस जो है ऑन पेपर वो ये है। कंप्यूटर है इस हर गन में, धनुष गन में कंप्यूटर होगा, ऑटोमेटेड होगी, नेटवर्क्ड होगी। ये बोफोर्स गन्स पुरानी है, तब ना नेटवर्क थी, मैनुअल ऑपरेशंस थे इसमें। ये इंडिया में डिजाइंड है, कंटेम्पररी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और ये स्वीडिश से इंपोर्ट की गई थी और ये 1980s की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और ये नेक्स्ट जनरेशन एम्यूनेशन भी फायर कर सकती है, ये ओल्डर एम्यूनेशन ही यूज किए जा सकते हैं इसमें। क्वालिटी इश्यूज है लेकिन धनुष में मेनली टेस्ट जो हुए
ग्रुप्स में भी काफी मिसफायर्स हुए वो है। और ये बोफोर्स गन जो है वो प्रोवन गन से सक्सेसफुल रहे हैं, और लेकिन वो टेक्नोलॉजी उस डेट की टेक्नोलॉजी, डेटेड बाय टेक्नोलॉजी, उस टाइम की बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब ये ओल्ड गन्स है। तो वही है। और ये धनुष के बारे में बताया गया, जो ट्रायल्स हुए थे 2013 में, तो ये शेल जो था एमिनेशन का वो बैरल में ही बर्स्ट हो गया। फिर अगली बार फिर से जब हुआ था ये ट्रायल जो, तो उसके अंदर ब्लास्ट हुआ, लेकिन शेल मजल के पास, यहाँ पे एग्जिट के पास, यहाँ पे एग्जिट पॉइंट बैरल के पास आके वहां पे वो ब्लास्ट नहीं हुआ, पर वहां हिट करके उनका पूरा जो रेंज था वो लूज हो गया, तो वो टारगेट नहीं कर पाए। तो दोनों टाइम जो टेस्ट किए गए थे उनमें ये सक्सेसफुल नहीं रही है। तो धनुष गन्स में वही क्वालिटी कंसर्न है। और अब ये जो मेजर केस सामने आया है ऑफ फॉर्जरी विथ पार्ट्स ऑफ धनुष, विच इज शॉकिंग। फिर अगला न्यूज आइटम है फाइटिंग काउ विजिलेंस इज स्टेट जॉब सेंटर। तो ये एक पेटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट काउ विजिलेंट ग्रुप्स, के काउ विजिलेंट ग्रुप्स में की वजह से जो मॉब लिंचिंग होती है, इसकी वजह से कम्युनल टेंशन कंट्री में बढ़ गए हैं, और इसीलिए ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बार बार ऑर्डर्स दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पे रिस्पॉन्स दे कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या इनका स्टैंड इस पे। तो यहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट्स ने, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स फाइल नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पे फिर से हियरिंग हुई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अभी कि काउ प्रोटेक्शन की वजह से, ग्रुप्स की वजह से जो वायलेंस हो रहा है, और या गौ रक्षक जो कहे जा रहे हैं, इनकी वजह से जो वायलेंस हो रहा है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट सब्जेक्ट है, इनके ऊपर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं है। और सेंटर सारे काउ विजिलेंटिज्म और सारे फॉर्म्स ऑफ विजिलेंटिज्म को कंडेम करती है, उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड लिया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिटर्न में पिटीशन का रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर से 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि 4 हफ्ते में अपने एफिडेविट्स फाइल करे इस पिटीशन के रिस्पॉन्स में। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है मेंटली रिटार्डेड एडल्ट नॉट अ चाइल्ड, सुप्रीम कोर्ट। तो एक्चुअली ये केस था एक 38 ईयर ओल्ड लेडी है जिनका रेप हुआ था, लेकिन ये मेंटली रिटार्डेड है। तो ये मेंटली रिटार्डेड लेडी का जब मेडिकल रिपोर्ट्स में बायोलॉजिकल एज तो 38 है, लेकिन मेंटल एज जब कैलकुलेट किया गया तो ये रिपोर्ट में है कि इनकी मेंटल एज 6 ईयर ओल्ड की है। तो ये रेप विक्टिम है। तो इनकी मदर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया है कि इनका जो रूलिंग है वो पॉक्सो एक्ट के अंदर किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012। तो ये एक्ट के अंदर एक्चुअली दिस इज फॉर चिल्ड्रन अप टू 18 इयर्स ऑफ एज। तो ये बायोलॉजिकल एज 18 ही देखते हैं, लेकिन वो कहती है क्योंकि मेंटल एज 6 ईयर ओल्ड की है तो इनको भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट के अंदर जो है बच्चों का ध्यान रखते हुए पूरा ट्रायल होता है कि बच्चों को अफेक्ट ना हो, और इवन गिल्टी को पनिशमेंट भी जल्द से जल्द दी जाती है, पूरा जुडिशियल एडजुडिकेशन जल्द से जल्द होता है। तो ये स्पेशल प्रोविजंस जो पॉक्सो एक्ट के वो चाहते हैं इस पे एप्लीकेबल हो, लेकिन जुडिशरी का यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो ये है कि ये एडल्ट जो है मेंटली रिटार्डेड एडल्ट चाइल्ड के डेफिनेशन में नहीं आते पॉक्सो एक्ट के, क्योंकि उसके अंदर क्लियरली डिफाइंड है अप टू बायोलॉजिकल एज ऑफ 18। अब वो कह रहे हैं कि जज लेजिस्लेटर नहीं हो सकते, वो लॉ नहीं बना सकते, कि लॉ क्या होना चाहिए वो नहीं कहेंगे, जो लॉ है उनके हिसाब से वो जज करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये जुडिशियल रोल को उन्होंने काफी कंस्ट्रिक्टेड वे में उन्होंने इंटरप्रेट किया है। काफी सारे केसेस में जुडिशरी ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया। इवन इन दिस केस अगर उनको ये कंसिडरेशन देना है इस पॉइंट को, तो वो गवर्नमेंट को ये रेफर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्स दे इस पे कि उनका क्या स्टैंड है कि क्या मेंटली रिटार्डेड एडल्ट को भी पॉक्सो एक्ट के अंदर होना चाहिए। क्योंकि इफ अ पॉइंट इज बीन रेज्ड तो उसके ऊपर ये फूड फॉर थॉट है, आप सोच सकते हैं इस पे कि ये, क्योंकि ये एक्चुअली एप्लीकेबल है, क्योंकि मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से जो एज होती है उनके हिसाब से उनकी वल्नरेबिलिटी भी होती है। तो वही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रूलिंग दी है कि नहीं, उनको डेफिनेशन में नहीं लाया जाएगा। तो यही है 2012 पॉक्सो एक्ट में मेंटल डिसेबिलिटी मेंशन्ड है, लेकिन फिर वही है फॉर चिल्ड्रन ओनली, माइनर्स के लिए जो अप टू 18 इयर्स ऑफ एज है उनके रिलेटेड ये डिस्कस किया गया। तो ये है पॉक्सो एक्ट 2012 का, एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। तो प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड थ्रू आउट जुडिशियल प्रोसेस, कि उनके ऊपर कोई गलत असर या गलत उनके ऊपर व्यू पॉइंट ना आए,
डिफाइन किया है एक्ट ने, पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव, उनके लिए पनिशमेंट स्पेसिफिक किया गया है। इवन ये ऐसे क्राइम को रिपोर्ट करना कंपलसरी है, और इस ऐसे क्राइम में जो असिस्ट करता है, जो हेल्प करता है, उसको भी उतनी पनिशमेंट मिलेगी जितना जो ये क्राइम कमिट करता है उसको मिलेगी। तो ये पॉक्सो एक्ट है। फिर अगला न्यूज आइटम है अनट्रेन्ड टीचर्स गेट 2 years टू क्वालिफाई। तो ये एक लोकसभा में बिल पास किया गया रिसेंटली, कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2017। तो ऑफकोर्स अब ये राज्यसभा में भी पास किया जाएगा, प्रेसिडेंट इसको असेंट देंगे तो ये एक्ट बनेगा। तो ये एक्ट अमेंड करना चाहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसके जो प्रोविजन है कि कंपलसरी एजुकेशन है, मतलब इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है फ्रॉम 6 to 14 years ऑफ एज। तो ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट बनाया गया पहले थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये एक्ट इनेक्ट किया गया और 2010 से ये एक्ट एनफोर्सेबल है। तो वही है, तो इस एक्ट के अंदर इवन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है, और टीचर्स को स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया में काफी सारे टीचर्स है, स्कूल टीचर्स, इवन प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, जो क्वालिफाइड नहीं है। तो उनको टाइम दिया जा रहा है कि वो क्वालिफिकेशंस अक्वायर कर ले। तो अब ये जो बिल पास किया जा रहा है उसके अंदर इनको और टाइम दिया जा रहा है फॉर अप टू March 31, 2019। तो और 2 साल का टाइम दिया जा रहा है कि आप अपनी डिग्री अक्वायर कर लो, बीएड डिग्री या तो फिर डीएड डिग्री, ताकि वो अपने जॉब्स पे रह सके। तो ये एक जो बिल है ये पास करने की स्टेप्स लिए गए। तो ये 5 to 6 लाख प्राइवेट स्कूल टीचर्स है, अराउंड 2.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कह रहे हैं कि जिनके पास ये रिक्विजिट डिग्रीज नहीं है फिर भी वो पढ़ा रहे। तो वही, और वो कह रहे हैं कि 90% जो ये टीचर्स है वो अराउंड 8 स्टेट्स से आते हैं। तो ये है 90% जो अनट्रेन्ड टीचर्स है 8 स्टेट्स से है, और ये 8 स्टेट्स के लिए उन्होंने कहा है हम टास्क फोर्स भी एस्टेब्लिश करेंगे ताकि ये एक्सपेडिट किया जाए। तो ये एक चीज है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने स्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर मासिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, मूक। तो ये कोर्सेज डीटीएच, डायरेक्ट टू होम फ्री एजुकेशनल चैनल जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अराउंड 32, और उसके ऊपर ये टीचर्स अपने क्वालिफिकेशंस के लिए डिग्री भी अक्वायर कर सकती है। फिर इसके अलावा जो और एक प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए, उसमें भी अमेंडमेंट करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने कहा है। ये है नो डिटेंशन पॉलिसी। तो इसके लिए एक डिटेंशन बिल लाया जाएगा। तो ये डिटेंशन बिल में जो अभी सामने आई है डिफिशियंसीज, ये प्रथम ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट लाई थी उसके अंदर उन्होंने बताया था कि क्लास 5 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो है उनके लर्निंग आउटकम्स नहीं अचीव होते हैं। मतलब जो उनको पता होना चाहिए वो उनको नहीं पता है, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी में ये था कि बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। तो एग्जाम्स कंडक्ट करके आप उनका वो नहीं आप देख नहीं सकते कि वो पास हो रहे तो उनको आगे क्लास में भेजेंगे। तो नो डिटेंशन पॉलिसी था अप टू क्लास 8 है, अप टू क्लास 8। तो इसका मतलब कोई बच्चा फेल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए लर्निंग आउटकम्स भी नहीं अचीव हो रहे, ये हाईलाइट किया गया था। तो अब एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक डिटेंशन बिल भी लाया जाएगा जिसमें ये प्रोविजन होगा कि एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे क्लास 5 और क्लास 8 स्टूडेंट्स के मार्च मंथ में, और जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में फेल हो गए उनको और एक चांस दिया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए। तभी भी फेल हो गए तो फिर उनको डिटेन किया जाएगा, उसी क्लास में रिपीट करना होगा उनको। तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो है उसको अमेंड करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसको अमेंड करने के लिए ये बिल लाया जाएगा। तो ये है। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसके मेजर प्रोविजंस यहाँ दिए गए हैं। तो एक है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है बच्चों को फ्रॉम 6 to 14 years ऑफ एज। तो ये फंडामेंटल राइट हो गई अभी 86th अमेंडमेंट से। तो ये आर्टिकल 21A, जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है उसके नीचे और एक आर्टिकल डाला गया है आर्टिकल 21A। इसके अंदर ये राइट टू एजुकेशन लाया गया है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया। तो ये 2009 में पास किया, 2010 से ये इफेक्टिव है। तो इसके मेजर प्रोविजंस यही है। तो इंडिया में भी राइट टू फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन। एक फर्स्ट मेजर प्रोविजन ये लिखा गया है कि यहाँ पे कि 25% रिजर्वेशन है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो। तो ये एक है कि 25% नेबरहुड स्कूल में आपको एडमिशन मिलना चाहिए। तो नेबरहुड स्कूल में तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो रीजन में, तो उनको प्राइवेट स्कूल्स में उनके 25% रिजर्वेशन होती है सीट्स का, और उसका जो फीस होती है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये है। फिर उसके अलावा और एक प्रोविजन है कि अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स
को बंद करना है, मतलब कि जो स्कूल से उनको 3 साल का टाइम दिया गया कि जो बेसिक स्टैंडर्ड्स एक्ट में मेंशन है उनको उनको नो अचीव करो, या तो आपका जो है रिकॉग्निशन नहीं होगा। तो ये है। फिर उसके अलावा डोनेशन नहीं ले सकते आप, कैपिटेशन फी नहीं ले सकते आप एडमिशन्स के टाइम पे, इंटरव्यू नहीं ले सकते, बच्चों का भी नहीं और पेरेंट्स का भी नहीं एडमिशन्स के लिए। तो ये प्रोविजंस है। फिर उसके अलावा आप कोई बच्चे को, जब हमने डिस्कस किया, कोई बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते अप टू क्लास 8, अंटिल एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब अंटिल क्लास 8। तो कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते आप, और कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, और कोई फेलिंग भी नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। तो ये आरटीई एक्ट के मेजर प्रोविजंस है। फिर इसके अलावा अगला न्यूज आइटम है, अच्छा ये है अगला जो हमने इसमें डिस्कस किया कि ऑनलाइन पोर्टल से, तो ये स्वयं पोर्टल जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसके ऊपर मुक्स मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ दी गई है कि ये मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, डायरेक्ट टू होम चैनल्स भी लॉन्च किए गए हैं। तो ये स्वयं जो है, इसका जो एक्रोनिम है, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये स्वयं वेब पोर्टल है फॉर ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। फिर अगला न्यूज आइटम है, 4 हैदराबाद स्कूल चिल्ड्रन प्रोक्योर LSD फ्रॉम डार्क वेब। तो ये हैदराबाद के 4 बच्चे हैं जो रेप्यूटेड स्कूल्स में पढ़ते थे 11th-12th स्टैंडर्ड के, इनके यहाँ पे इंट्रोगेशन किया जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे प्रोहिबिशन एंड एक्साइज विंग के जो ऑफिसर्स है उन्होंने यहाँ पे केस रजिस्टर किया है, जिसके अंदर उन्होंने देखा है कि ये बच्चे ड्रग्स लेते थे, LSD ड्रग। तो ये है लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। तो ये हेलुसिनेशन कॉजिंग नार्कोटिक ड्रग है। तो इसके ऑर्डर वो ऑनलाइन डालते थे, ऑनलाइन उनको ये डिलीवरी होती थी। जो पेरेंट्स को लगता था कि कोई स्टडी मटेरियल आ रहा है, पर ये एक्चुअली ड्रग्स उनको ऑनलाइन डिलीवर किए जाते थे, और ये ऑनलाइन वो खरीदते थे फ्रॉम डार्क वेब। तो डार्क वेब हमने कल ही डिस्कस किया है, तो इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ये स्पेशल सॉफ्टवेयर के बारे में उनको जानकारी मिली, और उन्होंने डार्क वेब ब्राउज करके, इसके लिए डाउनलोड करके, उसको लॉन्च करके, डार्क वेब यूज करके उन्होंने ऑर्डर्स डाले ऑनलाइन। तो ये एक शॉकिंग न्यूज सामने आया है। इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड जो है रिपोर्ट लाई गई है आज हिंदू न्यूज़पेपर में, ग्राउंड जीरो में, वही LSD के बारे में। तो LSD एक क्लब ड्रग माना जाता है। इसको हेल्यूसिनेशन जो होते हैं तो इसको ट्रिप कहते हैं, कि ट्रिप पे यूजर को लेके जाते हैं। तो ट्रिप एक्चुअली ये हेल्यूसिनेशंस आपको नो अमेजिंग एक्सपीरियंस भी दे सकती है, या तो फिर एकदम नो पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, इससे इंटेंस एंजाइटी भी हो सकती है। तो ये ड्रग है। फिर अगला न्यूज आइटम है, ये जो लोकसभा में इंफॉर्मेशन दी गई रिगार्डिंग वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की वजह से काफी सारे डेथ्स हुए हैं। तो इसके अंदर जो डेथ्स है, H1N1 इन्फ्लुएंजा की वजह से, एडिस इजिप्टी जो मस्किटो है जिसकी वजह से डेंगू, चिकुनगुनिया और इवन जीका वायरस इन्फेक्शन होते हैं, तो उनकी वजह से कितनी डेथ्स हुई है। डेंगू मलेरिया का दिया गया है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये भी मॉस्किटो बाइट से होती है। तो उसके सारे डिटेल्स दिए गए हैं। तो जीका वायरस वगैरह हमने कई बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये जैपनीज एंसेफेलाइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें ब्रेन अफेक्ट होता है। तो ये मॉस्किटो बाइट से ही स्प्रेड होता है, और इसमें जो सिम्टम्स है दिए गए जैसे हाई फीवर, नेक स्टिफनेस, सीजर्स आते हैं, पैरालिसिस, ट्रेमर्स, या इवन मसल वीकनेस हो जाता है इसमें। तो यही है मॉस्किटो बाइट की वजह से ये स्प्रेड होता है। जो पिग्स और वाटर बर्ड्स होते हैं ये इसके रिजर्वायर्स है, उनमें ये वायरस पलते हैं। मॉस्किटो जब उनको बाइट करते हैं तो वहां से ये फिर जब ह्यूमंस को बाद में बाइट करते हैं तो वहां ये वायरस ट्रांसमिट होता है और ह्यूमंस अफेक्ट होते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, इजराइल लिमिट्स मुस्लिम एक्सेस टू जेरूसलम साइट अमिड टेंशंस। तो ये मॉस्क्स रीजन है जेरूसलम में, अल-अक्सा एंड डोम ऑफ रॉक मॉस्क्स है। तो ये रीजन जो है, इधर ये ज्यूज इसको टेम्पल ऑफ माउंट भी कहते हैं, ये रीजन को, श्राइन एरिया को, मुस्लिम इसको नोबल सैंक्चुरी कहते हैं। तो ये रीजन में ये मॉस्क भी है। तो ये फिलहाल जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डनियन पैलेस्टीनियन इस्लामिक वक्फ के कंट्रोल में। तो ये ओल्ड जेरूसलम सिटी जो है उसका ईस्ट जेरूसलम जो है वो ऐसे प्लान है कि ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीन का कैपिटल होगा और वेस्ट जेरूसलम इजराइल का। तो ऐसे जो प्लान किया गया है। तो अब तो जेरूसलम में सिर्फ यही एक रीजन है, मॉस्क रीजन, जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक वक्फ के कंट्रोल में है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से 2 इजरायली पुलिसमैन की डेथ हो गई। तो उसके बाद इजराइल ने यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए,
और वो करने के लिए जो वो स्टेप्स ले रहे हैं उस वजह से यहाँ पे टेंशन हो गए हैं, क्योंकि इन मॉस्क्स में एवरी फ्राइडे भी काफी सारे मुस्लिम्स यहाँ पे गैदर होते हैं फ्रॉम पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, फ्रॉम इजराइल एंड वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे वो अब उनको ये मेटल डिटेक्टर्स की वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि इस रीजन में भी वो अपना कंट्रोल ले ले, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया रीजन को। तो अब ये 50 ईयर ऑक्यूपेशन को और एक्सपांड करके इस जो लास्ट टेरिटरी है जो मुस्लिम्स के कंट्रोल में है यहाँ पे, वो भी वो अक्वायर करना चाहते हैं। तो ये 37 एकड़ 15 हेक्टर का ये कंपाउंड है जो वक्फ की कंट्रोल में है, यही है। तो यहाँ पे उस वजह से टेंशन से ये अल अक्सा मॉस्क यहाँ पे है, और डोम ऑफ रॉक, ये दो मॉस्क है यहाँ पे। इवन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर अगला न्यूज आइटम है पैनल रिपोर्ट ऑन फिस्कल ईयर विद सेंटर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में अनाउंस किया है कि जो एक कमेटी बिठाई गई थी फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए, कि गवर्नमेंट चाहती है फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से कोइंसाइड हो। हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक जाता है, तो हम चाहते हैं इसको कैलेंडर ईयर की तरह ही अलाइन किया जाए, मतलब जैन टू दिसंबर हम फाइनेंशियल ईयर चाहते हैं। तो उसके लिए कमेटी बिठाई गई थी इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, हेडेड बाय डॉक्टर शंकर आचार्य, और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और गवर्नमेंट इसको कंसिडर कर रही है रिपोर्ट को। तो यही है फाइनेंशियल ईयर जैन टू दिसंबर चाइना, रशिया, ब्राजील में है। अप्रैल टू मार्च फिलहाल इंडिया में भी, यूके, जापान, साउथ अफ्रीका में है। जून टू जुलाई होता है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी, और अक्टूबर टू सितंबर है यूएस, थाईलैंड में। तो ये सम ऑफ द कंट्रीज है, प्रोमिनेंट कंट्रीज जो मेंशन की गई है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के ऊपर भी ऑफकोर्स ये रिपोर्ट आएगी और उसके बाद डिटेल डिस्कशंस होंगे, हम डिस्कस करेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है IFCI वायलेटेड नॉर्म्स इन सैंक्शनिंग लोन्स। तो ये फिर से कैग की रिपोर्ट है ऑन लोन्स जो IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि काफी सारे लोन्स जो है उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, और पिछले 3 सालों में जो उन्होंने लोन्स दिए उसकी वजह से उनका 78% NPAs है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये कैग रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि इन्होंने जो लोन्स दिए पिछले 3 सालों में, मतलब 2012 टू 2016 के बीच में, इसमें उन्होंने जनरल लेंडिंग पॉलिसी जो RBI के नॉर्म्स आते हैं उसको उन्होंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। तो यही है, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस भी नहीं दिखाया कि आप समझ के जो है नए लोन्स दिए जाए। तो वो कह रहे हैं कि जिनके बोरोइंग कंपनीज जो थी, जिनके ऑलरेडी एक्सपोजर था, जिनको ऑलरेडी लोन दिया गया था और वो डिफॉल्ट कर रहे थे, उनकी ही और ग्रुप कंपनीज जो थी, बाकी जो ग्रुप और अलग ग्रुप कंपनीज थी, उनको नए लोन्स दिए गए। तो ये जो स्टेप लिया गया तो उसको ये स्वैप किया गया एग्जिस्टिंग लोन्स को इससे। तो ये ऐसे सब जो स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से इन्होंने फिर से डिफॉल्ट किया, तो इसीलिए NPAs अब अक्यूमुलेट हो गए। और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि RBI रेगुलेशंस देती है, गाइडलाइंस देती है कि एसेट क्वालिटी क्लासिफिकेशन कैसे करना है, प्रोविजनिंग करने के लिए भी वो RBI गाइडलाइंस होते हैं। इवन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल को डेट इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए भी जो नॉर्म्स है, इन सब को फॉलो नहीं किया गया, रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स वगैरह को। तो ये नॉन कंप्लायंस था, ये ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, WCO बैक्स इंडियाज ट्रेड फैसिलिटेशन प्लान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान लॉन्च किया है अभी। तो इस प्लान को वर्ल्ड कस्टम्स यूनियन ने भी एंडोर्स किया। वो कह रहे हैं कि ये जो नॉर्म्स है ये आइडियल हो सकते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह हम इसको इवन एंडोर्स करेंगे कि और नेशंस भी इनको अडॉप्ट करें। तो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट एक्चुअली पास किया गया है WTO लेवल, तो इसको इंडिया ने भी साइन किया और ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एनफोर्स हुआ है फ्रॉम Feb 2017। ये ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब कि ट्रेड जो होता है तो कस्टम नॉर्म्स जो है उसमें कई बार यहाँ पे रेड टेपिज्म में ट्रेड इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स डिले हो जाते हैं। तो इनको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इजीली फ्लो हो, ट्रेड फैसिलिटेट किया जाए, कस्टम नॉर्म्स जो है उनको रेगुलाइज किया जाए, उसके लिए ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट पास किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो कह रहे हैं वर्ल्ड कस्टम्स यूनियन के इंडिया ने जो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान में जो पॉइंट्स लाए हैं, अराउंड 76 पॉइंट्स उन्होंने एक्टिविटीज के बारे में मेंशन किया। इसमें से 51 जो है वो जो TFA के नॉर्म से उससे भी आगे जा रहे हैं, मतलब TFA प्लस वो कह रहे हैं, इसको कैटेगराइज करेंगे TFA प्लस नॉर्म्स है, तो इसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वर्ल्ड कस्टम्स यूनियन भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी TFA के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेप्स ले रही है। और इसके अंदर 182 मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, दिस विच रिप्रेजेंट्स मोर देन 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड।
तो ये है, तो यहाँ पे वही डिटेल्स दी गई है। TFA प्लस एक्टिविटीज, काफी सारी एक्टिविटीज जो दी गई है नेशनल पॉलिसी में, इसके अंदर वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे विद इन 6 to 18 months। तो एक थोड़ी डेडलाइंस के, थोड़े चीजों के लिए डेडलाइंस इवन अप टू 6 months है। ये सारे पॉइंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ये उसके बारे में 1952 में एस्टैब्लिश किया गया था। कस्टम्स एफिशिएंट और इफेक्टिव हो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सारे मेंबर कंट्रीज में, इसके लिए स्टेप्स लेते हैं। और ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के बारे में जिसको अडॉप्ट किया गया था WTO बाली कॉन्फ्रेंस इन 2013, और फिर इसको सारी कंट्रीज ने जो एंडोर्स किया, उसके बाद ये 2017 फेब में इन्फोर्स हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन करना है, हार्मोनाइज करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को, सिंगल विंडो पेपरलेस ऑटोमेटेड सिस्टम हो, बार बार आपको फॉर्म्स ना फिल करना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो रैपिड रिलीज ऑफ गुड्स हो, प्री अराइवल क्लियरेंस वगैरह हो, तो ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस लाए जाए, उसके लिए ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट था। तो रेड टेपिज्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कट करने के लिए, तो ऑफकोर्स डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये इन प्लेस होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काफी रेड टेपिज्म होता है, तो उसको टारगेट करते हुए ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट लाया गया था। तो ये उसकी भी डिटेल्स है, ये पहले भी डिस्कस किया गया है। वो ये रेड टेपिज्म कट होगा, बॉर्डर जो डिलेज होते हैं पोर्ट्स पे वो रिड्यूस हो जाएगी, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये एस्टिमेट है कि TFA इंप्लीमेंट करने से वर्ल्ड इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन और ऐड होगा, तो इतना बेनिफिट होगा, ये मेंशन किया गया। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।